जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के लिए। जीएस के और जीके के रिवीजन क्लास है ये, जो कि हम अभी तक रेगुलर पढ़ रहे थे। तो वो हमारी ये क्वेश्चन है। और कुछ दोस्तों ने मुझसे एसएससी जीडी के लिए कहा था, है ना। एसएससी जीडी के लिए कहा था, तो मैं आपको बता दूं मेरे पास प्रीवियस क्वेश्चन थे, ठीक है ना, अभी भी हैं। लेकिन वो जिस फ़ोन में है ना, उस फ़ोन की बैटरी हो गई है भाई डेड, है ना। और अभी अपने पास थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत है, तो मैंने उसे अभी चालू नहीं करा पाया। लेकिन हाँ, मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करवा दूंगा जो पेपर में आए थे, आंसर की हैं मेरे पास, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, बाद बाकी आपको मैं अपने पास से करा दूंगा। और कल से आपको एसएससी जीडी का जीएस की क्लास और साथ में हिंदी की क्लास, ठीक है ना, दोनों आपको मिलने लग जाएंगे। आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा और अपना आरपीएफ की तैयारी, और ये आरपीएफ का आज रिवीजन है, ये हम जरूर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, और स्कोर क्या होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखो 50 में से गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पे दिया है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी, आप फटाफट इसका जवाब करिएगा। और कहाँ पर की गई थी, किसने आरंभ किया था, ये अगर सब पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं तो एक बार फिर कर लो अपना तैयार। 1820 में, ऑप्शन ए यहाँ पे 1820 में। और ये कहाँ पर हुई थी, ये भैया मद्रास में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्त, मद्रास में हुई थी। और आरंभ करने वाला वो अंग्रेज था टॉमस मुनरो, है ना, टॉमस मुनरो। तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्त। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका सही हुआ या गलत हुआ, आप कमेंट बॉक्स में प्लस माइनस करके मुझे जरूर बताएं। यहाँ पे दिया है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु, भाई देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आज ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ। यहाँ पे देखो दिया गया है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय जी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, तो वो भी याद रखना, ब्रिस्टल में हुई थी। कहाँ पर, ब्रिस्टल में हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ब्रिस्टल कहाँ पड़ता है भैया, इंग्लैंड में पड़ता है। ब्रिस्टल किस नदी के किनारे स्थित है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। क्या बताया, एवन नदी, है ना, एवन नदी के किनारे ब्रिस्टल स्थित है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। राजा राम मोहन राय जी द्वारा ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो कब की गई थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा 1828, ऑप्शन ए 1828। और डेट थी 20 अगस्त, ये भी आप ध्यान में रखना, 20 अगस्त 1828। और पता है आपको, इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है ना, भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी बोला जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना भाई, जो बुकर पुरस्कार है वो विज्ञान, साहित्य और कला में से साहित्य में दिया जाता है ना। ऑप्शन बी, उपन्यास वगैरह होते हैं ना, उपन्यास के लिए। अब मैं आपको बताऊं, ये साहित्य के लिए तो दिया ही जाता है। कब दिया गया था, इसका स्टार्टिंग भी याद रखना, ये 1968 में दिया गया था, है ना, 1968 में स्टार्ट किया गया था, ये भी आप याद रखना। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूं कि एक आपसे वो पूछा जाता है उपन्यास, मिडनाइट चिल्ड्रन, है ना, मिडनाइट चिल्ड्रन आपसे पूछा जाता है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन थे भैया, सभी को पता है, सलमान रुश्दी थे, है ना, सलमान रुश्दी थे, ये सभी को पता है। अब यहाँ पे याद रखना, इन्हें कब मिला था इसके लिए ये बुकर पुरस्कार, तो वो भी आप याद रखना, 1981 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए दिया गया था सलमान रुश्दी जी को। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। समुद्री जल, भाई जल खारा होता है ना, नमकीन होता है, तो भाई इसका जो पीएच मान है वो याद रखना। आपका सही जवाब यहाँ पे देखो, ऑप्शन ए बी सी में से ऑप्शन ए 8.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8.4 सही हो जाएगा। 7.4 जो है, ये सभी को, आप में से सभी को पता है कि भैया ये रक्त का पीएच मान होता है। किसका होता है, रक्त का होता है। 6.5 ये किसका होता है, तो भैया ये लार का पीएच मान होता है। किसका, लार का होता है। अगर मैं आपसे दूध का पीएच मान पूछूं तो ये भी मैंने आपको बताया था, है ना, दूध का पीएच मान याद रखना 6.4 के लगभग होता है, 6.4 के लगभग होता है, ठीक है ना। 7 पे उदासीन होता है, जो जल होता है उदासीन होता है ना भैया, कैसा लगता है, ना तो मीठा होता है ना खारा होता है, ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है। और देखो जो मूत्र होता है ना, इसका पीएच मान कितना होता है, तो ये भी याद रखना भैया 4.8 होता है। और नींबू का पीएच मान कितना होता है,
ये आप क्या करेंगे, एक आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका है, तो इनमें से कौन सी है भैया, आप क्या बताएंगे। यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो क्या होगा, इंडियन यूनियन या हिंद स्वराज या इंडिया टुडे। तो यहाँ पे याद रखना आपका सही जवाब जो है इंडिया टुडे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे पत्रिका पूछी जाएगी, अगर आपसे समाचार पत्र पूछा जाएगा, अगर समाचार पत्र पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना द हिंदू। कौन सा, द हिंदू, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे अगर समाचार पत्र पूछा जाएगा तो। अगर आपसे पत्रिका पूछी जाएगी तो इंडिया टुडे आपको बता देना है। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, द्विचक्रवाहिनी या संगणक या अधिकोष। तो भैया यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी आपका संगणक हो जाएगा। भैया गणना करने वाला है ना, तो ऐसे आप ध्यान में रखना। ये द्विचक्रवाहिनी जो है, देखो दो चक्रों पे कौन कौन चलता है भैया, दो चक्रों पर कौन चलता है, तो याद रखना भैया दो चक्रों पर जो हमारी साइकिल होती है वो चलती है ना। भैया यहाँ पे हैंडल भी बना देते हैं। देखो जो हमारी साइकिल होती है वो द्विचक्र वाहिनी होती है ना। और देखो रेल का भी याद रखना भाई, रेल का एग्जाम है, रेल का हिंदी में नाम क्या है, लौहपथगामिनी। क्या है, लौहपथगामिनी, मतलब कि लोहे के पथ पर चलने वाली, है ना। लौहपथगामिनी मतलब लोहे के पथ पर चलने वाली। अधिकोष जो है ये किसका हिंदी नाम है, अधिकोष। तो अधिकोष जो है ये बैंक को बोलते हैं, किसको, बैंक को बोलते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ दिया है विद्युत आवेश का मात्रक एसआई क्या होगा, विद्युत आवेश का मात्रक एसआई जो है वो क्या होगा। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, कूलाम या वोल्ट या ओम। तो याद रखना विद्युत आवेश का अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन ए कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कूलाम हो जाएगा। ये जो वोल्ट होता है, अगर आपने वोल्ट लगाया है तो याद रखना ये विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है। किसका, विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है। ओम किसका मात्रक होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है थर्मामीटर का आविष्कारक कौन है, थर्मामीटर का आविष्कारक कौन है, मतलब कि थर्मामीटर का जो आविष्कार है वो सबसे पहले किसने किया था, यहाँ पे आपको ये बताना है। और अगर आप बता सकते हैं तो ये भी बताना कि कब किया था, ठीक है ना। तो देखो थर्मामीटर का आविष्कार फंक गैलीली ने या माइकल फेराडे ने। तो यहाँ पे सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, गैलीली ने। गैलीलियो ने किया था, ये भी आप याद रखना। और कहाँ पर किया था, तो वो भी याद रखना भैया, इटली में किया था। कहाँ पर, इटली में किया था। कब किया था वो भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना 1593 में किया था। और इन्होंने पता है पानी को चेक किया था, पानी को, ठीक है ना। तो इन्हें तापमान में जो हलचल पता चली और फिर इसके बाद इसका सही तरीके से वो किया गया, आविष्कार किया गया। और फर्स्ट टाइम अगर पूछा जाएगा तो गैलीलियो ने किया था, ये आप ध्यान में रखेंगे। फंक ने विटामिन की खोज की थी, है ना, किसकी, विटामिन की थी। तो ये भी आप याद रखना। माइकल फेराडे ने किसका आविष्कार किया था, तो माइकल फेराडे अगर पूछा जाएगा तो याद रखना इन्होंने उसका किया था ट्रांसफार्मर का। किसका, ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर का कार्य होता है जो वोल्टेज होते हैं ना, लाइट के, बिजली के जो वोल्टेज होते हैं वो कम या ज़्यादा करना, है ना, कम या ज़्यादा करना। तो ये आप याद रखना किसने किया था, माइकल फेराडे ने किया था। ये कहाँ के थे, तो वो भी आप याद रखना, ये भैया ब्रिटेन के थे। कहाँ के, ब्रिटेन के थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ब्रिटेन के थे। और कब किया था, तो वो भी याद रखना। देखो 1831 में किया था। कब किया था, 1831 में किया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है आपेक्षिक घनत्व को किस उपकरण से मापा जाता है, आपेक्षिक घनत्व को किस उपकरण से मापा जाता है। और मुझे पता है यहाँ पे ना 90% मेरे दोस्त हो सकता है कि गलत जवाब की तरफ जाए, है ना। तो दोस्त गलत नहीं करना है। यहाँ पे लेक्टोमीटर आपका जो है वो गलत हो जाएगा। हाइग्रोमीटर जो है आपका क्या होगा, बताओ, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर में से क्या होगा। और बस आप लोग यहीं पे थोड़ा सा फंस रहे होंगे, है ना। तो मैं बता दूं यहाँ पे हाइग्रोमीटर भी नहीं होगा। यहाँ पे सही जवाब आपका हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। हाइग्रोमीटर जो है ये याद रखना, ये वायु की आर्द्रता को नापता है, वायु की
आर्द्रता को नापता है, तो ये आप ध्यान रखना। और अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से नापते हैं। लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं, तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं। किसके, दूध की शुद्धता को मापते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण करता है, इनमें से कौन सा करता है, मोमबत्ती करता है, जनरेटर करता है, या सोलर सेल। यहाँ पे सेल लिखा, सेल होना चाहिए था। तो यहाँ पे सही जवाब आपका मोमबत्ती, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जनरेटर क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है ना। और सोलर सेल क्या करता है, ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं, क्योंकि ये देखो रिवीजन क्लास है, ठीक है ना। अगर डिटेल में वैसे होता तो मैं आपको पूरा बता के चलता। और देखो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से अदिश राशि होगी, अदिश राशि बताना है। मैंने आपको सदिश राशियाँ भी बताई हैं, अदिश राशियाँ भी बताई हैं, और ये भी बताया है कि अदिश राशि में क्या होता है, दिशा की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो यहाँ पे उस हिसाब से आप क्या लगाएंगे अपना सही जवाब, वेग, बल या चाल। तो यहाँ पे सही जवाब आपका चाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और मुझे आज लग रहा है कि ऑप्शन सी ज़्यादा सही हो रहे हैं ना। देखो, एक तो चाल होता है, दूसरा याद रखना द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान, ये भी आप याद रखना। चाल, द्रव्यमान और आयतन हो जाएगा आपका, आयतन हो जाएगा, और आपका कार्य हो जाएगा, है ना, एक कार्य हो जाएगा, ये आप याद रखना। और सदिश राशि में आपका वेग आ जाएगा, बल आ जाएगा, और वो आ जाता है त्वरण, आ जाता है त्वरण, आ जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विस्थापन आ जाता है, और बल आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपकी सदिश राशियाँ होती हैं। और अदिश राशियाँ आपकी चाल है, द्रव्यमान है, आयतन है, कार्य है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो, यहाँ पे दिया गया है, वर्तमान सेबी अध्यक्ष कौन है, वर्तमान सेबी अध्यक्ष कौन है। देखो, ये आपके वर्तमान सेबी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। सेबी का मुख्यालय कहाँ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना, देखो यहाँ पे जो सही जवाब है सेबी का, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, माधवीपुरी भुज। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। मुख्यालय कहाँ पर है दोस्त, मुंबई में है। और देखो, अजय त्यागी जी, याद रखना, इनसे पहले जो थे ये पूर्व हो गए हैं, है ना, ये पूर्व हो गए हैं, क्योंकि इनसे माधवीपुरी भुज जी से पहले अजय त्यागी जी थे। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, डॉक्टर विवेक जोशी का नाम दिया है, डॉक्टर विवेक जोशी जी का नाम दिया है। तो याद रखना, ये कौन है, ये भारत के जनगणना आयुक्त हैं। कौन है, जनगणना आयुक्त हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना। जनगणना जो है कितने वर्ष के अंतराल पे होती है, 10 वर्ष के अंतराल पे होती है। 2011 में हुई थी, जो कि 2021 में होना चाहिए, जो कि कोविड की वजह से नहीं हो पाई, है ना। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी, भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो क्या होगा, ज्योति राणा, सुषमा स्वराज या रीमा चौहान। तो यहाँ पे सुषमा स्वराज जी, ऑप्शन बी है जो दिया गया है, सुषमा स्वराज जी आपका क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा मैं आपको बता दूं, आपसे वो भी पूछा जा सकता है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, है ना, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो आप बताइएगा आप क्या लगाएंगे सही जवाब। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो आप क्या लगाती, तो आपको याद होना चाहिए मीरा कुमार जी, है ना, मीरा कुमार जी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ। आज देखिए, कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपका स्कोर जो है वो 50 में से 40 होना अनिवार्य है, ठीक है ना। 50 में से 40 होना आपका अनिवार्य है, ये 40 आपका आना चाहिए। और देखो, यहाँ दिया है, मौलिक अधिकारों में सामान्यता का अधिकार क्या है। मौलिक अधिकारों में सामान्यता का जो अधिकार है वो क्या है, सभी को आरक्षण, कानून के समक्ष समानता, या निम्न वर्ग श्रेणियों को आरक्षण। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो कानून के समक्ष समानता का हो जाएगा। भाई, कानून के लिए क्या है, सभी समान है ना, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। और जो समानता का अधिकार है ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना भैया, जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल के 14 से 18 तक दिया गया है। कहाँ से, 14 से 18 तक दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो, यहाँ पे दिया है, भूषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। देखो, यहाँ पे भाषण होना चाहिए था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था भाषण, ठीक है ना। ये मैं चलो लिख देता हूँ,
ठीक है ना। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, आपका क्या होगा सही जवाब? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आपने बिल्कुल राइट आंसर किया होगा, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, आपने बिल्कुल सही जवाब किया होगा। ये कौन से आर्टिकल में आता है तो ये भी याद रखना है भैया, ये 19 में आता है। और समानता का अधिकार अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको समझ आया तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 25 से 28 तक मिलता है। कहाँ तक? 25 से 28 तक मिलता है। और देखो एक आर्टिकल आपको जो इंपॉर्टेंट है वो भी याद रखना, आर्टिकल 32 भी याद रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। क्या? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो दिया गया है, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? और देखो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, AKFI हो जाएगा यहाँ पे क्या हमारा बिल्कुल सही जवाब। ये आपको पता होना चाहिए। और AKFI का जो फुल फॉर्म है वो भी आपको पता होना चाहिए। ए से हो जाएगा एमच्योर, है ना। मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि पेन नहीं है मेरे पास और इस पर डिस्प्ले पे आएगा भी नहीं है ना, फ़ोन की डिस्प्ले है। तो देखो ए से होता है एमच्योर, के से क्या होता है कबड्डी, है ना। देखो कबड्डी से ही पूछा है ना, तो ए से होता है एमच्योर, के से होता है कबड्डी और एफ से होता है फेडरेशन, ठीक है ना। एफ से होता है फेडरेशन और आई जो है बचा है आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑफ इंडिया, ठीक है ना। एमच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। और मुझे नहीं लगता कि अब मैंने इतना डिटेल में आपको बताया है फिर भी कोई दिक्कत आ रही होगी। और देखो यहाँ पे दिया है लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए, तो याद रखना भैया सिर्फ 2 किए जा सकते हैं। कितने? सिर्फ 2 किए जा सकते हैं। और कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जी करते हैं ये मैं आपको बता दूं। तो कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं तो वो भी याद रखना भैया, 331 के तहत करते हैं। आर्टिकल 331 के तहत करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक परंतु जरूर लगेगा। क्या? सॉरी, परंतु जरूर लगेगा, क्योंकि परंतु 104वां संशोधन है ना, परंतु 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, है ना, लोकसभा और राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन सीटों का आरक्षण क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखना, कौन सा? 104वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है वर्फ का गलनांक कितना होता है? वर्फ का जो गलनांक है वो कितना होता है? तो यहाँ पे अगर सेल्सियस में दिया गया होता तो आप बता देते, मुझे पता है ना। फ़ारेनहाइट में दिया गया होता तो भी आप बता देते, लेकिन यहाँ पे केल्विन में दिया गया है। अब यहाँ पे बताओ केल्विन में आप कैसे बताएंगे? तो याद रखना भैया, देखो केल्विन में 273 केल्विन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी में 273 दिया है। वैसे हो सकता है आपको पेपर में पूरा अगर मिलेगा 273.15 के, है ना, 273.15 केल्विन हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना। और वैसे तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, ये 0 बनाया भैया, ठीक है ना। 0 डिग्री सेल्सियस दिख रहे हो ना, एक 0 भी नहीं बन पाता है बिना पेन के, इतनी दिक्कत आती है लिखने में। और फ़ारेनहाइट पे याद रखना भैया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा आपका। फ़ारेनहाइट पे अगर पूछा जाएगा तो आप ध्यान में रखना। और बाद बाकी केल्विन में पूछा जाएगा तो 273 केल्विन हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस का आपको फ़ारेनहाइट केल्विन सब पता चल गया ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। लेनिन पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन थी? लेनिन पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन थी और इन्हें कब मिला था? ठीक है ना, तो ये आप बताइएगा, अंजलि राघव, सरोजनी नायडू या अरोड़ा आसफ अली। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा अरोड़ा आसफ अली, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और इन्हें ये कब पुरस्कार मिला था तो वो भी याद रखना, इन्हें मिला था 1964 में। कब मिला था दोस्त? 1964 में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे दिया गया है दुर्गियाना मंदिर कहाँ स्थित है? दुर्गियाना मंदिर यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। दुर्गियाना मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? तो भैया ये देखो, ना तो नई दिल्ली में है ना कोलकाता में, ये है अमृतसर में। कहाँ पर? पंजाब, अमृतसर में है, ये आप याद रखना। एक देखो स्वर्ण मंदिर भी आपसे पूछा जा सकता है ना, स्वर्ण मंदिर भी पूछा जा सकता है, तो ये कहाँ है? ये भी
यहीं है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे कमल मंदिर जो है, कमल मंदिर ये शायद दिल्ली में है, कमल मंदिर। और देखो कोलकाता में, याद रखना कोलकाता से वो पूछा जाता है हावड़ा ब्रिज, क्या, हावड़ा ब्रिज। तो हावड़ा ब्रिज भी आप याद रखेंगे, ये कहाँ पर है, तो ये है भैया कोलकाता में। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है भारतीय मुद्रा का नाम रुपया सबसे पहले किसने रखा था। भारतीय मुद्रा का नाम जो रुपया है वो सबसे पहले किसने रखा था और कब रखा था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे सही जवाब शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी हो जाएगा। आज तो ऑप्शन सी मुझे लग रहा है सभी के आंसर हैं, है ना, और ये कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखना भैया शेर शाह सूरी ने कब करा था, तो वो भी याद रखना, ये 1541 में रखा था, है ना, 1541 में रखा था। और ये पता है 178 ग्रेन की चांदी की मुद्रा जारी की थी, कितना, 178 ग्रेन की, 178 ग्रेन की चांदी की मुद्रा जारी की थी, जिसका नाम रुपया रखा था। और ये पता कब हुई थी, ये 1540 से 45 के बीच में हुई थी। तो यहाँ पे 1541 मैंने आपको बताया है, और जो कि मुझे लगता है कि सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं शेर शाह सूरी को याद रखना, रुपया सबसे पहले नाम रखा था। और देखो यहाँ पे दिया है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध, देखो युद्ध से संबंधित हो सकता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और यहाँ पे हल्दी घाटी से अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे। तो देखो इनमें से जो 1526, 1556, 1761 दिया है, इनमें से कोई जवाब नहीं होगा। आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हुआ था 1576 में। कब हुआ था दोस्त, 1576 में हुआ था। और ये महाराणा प्रताप जी और अकबर के बीच में हुआ था। किसके, महाराणा प्रताप जी और अकबर के बीच में हुआ था। और मैं आपको बता दूं अकबर जो था वो कभी भी महाराणा प्रताप जी के सामने नहीं आया था, क्योंकि इसका जितना पूरा वजन था उतने का महाराणा प्रताप जी का भाला था, है ना। और उनके सम्मान में मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का तू वंश जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए, है ना। तो बिल्कुल आप ध्यान में रखना। और देखो एक आपसे वो भी पूछ लिया जाएगा, वो पूछा जाता है बक्सर का युद्ध, है ना, बक्सर का युद्ध पूछा जाता है। तो उसका आप क्या बताएंगे, ये हुआ था 1764 में। कब हुआ था दोस्त, 1764 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, ये भी याद रखना। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, तो ये भी आप याद रखना। और देखो मैंने एक ट्रिक से आपको बताया था, पानीपत का युद्ध और खानवा के युद्ध, घग्गर का युद्ध, है ना, चंदेरी का युद्ध, ये सब कैसे बताए थे कि 1526 में कोई आया और उसने क्या किया, पानी पिया, है ना, तो ये पानीपत का युद्ध हुआ। फिर 1527 में उसने क्या किया, खाना खाया, है ना, पानी पिया। फिर भाई कोई आएगा तो आप क्या करोगे, पहले पानी पिलाओगे फिर खाना खिलाओगे, फिर खाना खिलाने के बाद क्या करोगे, फिर 28 में बोलोगे कि ऐसा करो चाय पी लो, तो ये चंदेरी का युद्ध हो गया। और 1529 में आप क्या करोगे, फिर उससे कहोगे भैया अब अपने घर जाओ, है ना। तो पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और फिर घर चले गए। तो यहाँ पे सारे युद्ध आपको बता दिए, 1526 पानीपत, 1527 खानवा, 1528 चंदेरी, 1529 घग्गर, हो जाएगा ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कि देखो कोई कोई क्वेश्चन होता है, मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा बता सकता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछा है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। भैया ये इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ पे आपको बिल्कुल सही जवाब भी लगाना है। तो याद रखना JV कृपलानी जी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं, है ना। तो चलते हैं फिर अपने इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना संबंधित थी। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम तो भैया कृषि पर आधारित थी, है ना। द्वितीय जो थी औद्योगिकरण, यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे, और अगर तृतीय आपसे पूछा जाता तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता, क्योंकि कृषि और औद्योगिकरण दोनों पे विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। तो अगर तृतीय पूछता तो ए और बी दोनों हो जाता, और यहाँ पे औद्योगिकरण आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है। तो श्वेत क्रांति अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, मछली उत्पादन, दुग्ध उत्पादन या अंडा उत्पादन। तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन से संबंधित मैंने आपको शायद कल बताया था ऑपरेशन फ्लड। कौन सा, ऑपरेशन फ्लड बताया था, है ना। ऑपरेशन फ्लड क्यों चलाया गया था, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। किस लिए चलाया गया था, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाया गया था। और इसकी जो शुरुआत है वो याद रखना, ये हुई थी 1970 में। कब हुई थी,
1970 में, ये भी आप याद रखना। और इसके जो वो थे, क्या क्या कहते हैं, सूत्रधार बोल सकते हैं या इसके जनक बोल सकते हैं, तो याद रखना वो थे डॉक्टर कुरियज, वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो ये भी आप याद रखना। और ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल जो दोस्त क्वेश्चन का जवाब है वो सही हो जाएगा। मछली उत्पादन याद रखना नीली क्रांति से संबंधित है ना, नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन। और अंडा उत्पादन जो है ये रजत क्रांति से संबंधित है। किससे? रजत क्रांति से संबंधित है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है वेल का पूर्ण रूप क्या है? वेल का पूर्ण रूप क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो यहाँ पे हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो दे रखा है वो याद रखना HPCL का नाम है। किसका? HPCL, ये H लिखा है, ठीक है ना। HPCL का फुल फॉर्म हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है। और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो यहाँ पे ऑप्शन बी में दे रखा है ये आप याद रखना BPCL का है। किसका? BPCL। तो ये भी आप याद रखना। एक आपसे पूछा जाता है IOC का पूर्ण रूप, IOC, तो याद रखना ये हो जाएगा आपका भारतीय तेल निगम, है ना, भारतीय तेल निगम, इंडियन तेल निगम आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो शिवालय द्वार या प्रवेश मंदिर द्वार या गोपुरम। तो गोपुरम यहाँ पे ऑप्शन सी जो दे रखा है ये क्या गोपुरम या फिर गोपुर लिखा होगा, ठीक है ना। तो यार ध्यान रखना है आपको। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ जो है ये कहाँ स्थित है? वैशाली, बोध गया या सारनाथ। तो भैया सारनाथ, ऑप्शन सी जो यहाँ पे दे रखा है अशोक स्तंभ आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। सारनाथ कहाँ पड़ता है भैया? वाराणसी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। इसका जो स्थापना है वो कब कराई गई थी? तो वो भी याद रखना 250 ईसा पूर्व। कब? 250 ईसा पूर्व। इसे अशोक स्तंभ जो है राष्ट्रीय प्रतीक भी है ना। अशोक स्तंभ जो हमारा है वो राष्ट्रीय प्रतीक भी है, तो ये भी आप ध्यान रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो 4 शेर बने हुए हैं वो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। अशोक की लाट बोलते हैं ना, तो ये आप याद रखना। और कहते हैं ना कि दोस्त रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद हमारी अधूरी रहेगी, है ना। रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद हमारी अधूरी रहेगी। और यहाँ पे दिया है भारत के किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? भारत में किस नदी पर, देखो माफ़ी चाहते हैं यहाँ पे मैं गलत पढ़ गया था, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे देखो भैया कुछ दोस्त मेरे होंगे जो जोग या गरसोप्पा को टिक करेंगे, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं जोग या गरसोप्पा जो है ये 235 मीटर ही ऊंचा है। कितना? 235 मीटर ही ऊंचा है ना। ये कौन सी नदी पर है? तो भैया ये शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर है। लेकिन यहाँ पे अभी भी आपका जवाब सही नहीं हुआ है, क्योंकि सबसे ऊंचा जो है वो कुंचिकल झरना है, ऑप्शन ए। कुंचिकल झरना जो है इसकी ऊंचाई भी याद रखना भैया कितनी है? 455 मीटर। ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसने भी नोट किया होगा ना वो अभी तुरंत अगर मैं पूछूंगा ना फिट में पूछूंगा तो मुझे फिट में भी बता देगा, है ना। और ये कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए भैया। ये कर्नाटक के शिमोर जिले में पड़ता है। कहाँ पर? शिमोर जिले में पड़ता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये कौन सी नदी पर है? तो वो भी याद रखना भैया ये कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखो अगला प्रश्न है हमारा कि असम राइफल का स्थापना वर्ष क्या है? असम राइफल का जो स्थापना वर्ष है वो क्या है? इसका मैंने मुख्यालय भी आपको बताया था। मैंने कहा था सबका मुख्यालय दिल्ली है, लेकिन इसका मुख्यालय अलग है। ये सबसे पहले बनी थी, तो याद रखना भैया 1835, समझ रहे हो ना, 1835 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है वो याद रखना वो कहाँ है? वो है शिलोंग में। कहाँ है दोस्त? शिलोंग में है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 1939 में कौन सी उसका अर्धसैनिक बल का वो हुआ था, गठन हुआ था? तो याद रखना भैया 1939 में
CRPF है ना, SSC GD में जाओगे सारी पोस्टें आती है उसमें, है ना। तो CRPF का गठन हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। कहाँ पर है दोस्त? दिल्ली में है, ये भी आप याद रखना। देखो 1962 में किसका गठन हुआ था? तो इसमें हुआ था ITBP। उस दिन मैंने ITBP के महानिदेशक कौन है ये भी आपको बताया था, है ना। और 1962 में ITBP का गठन हुआ था। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली है, ठीक है ना। 1965 में किसका हुआ था? जो मैंने कहा था मेरी सबसे फेवरेट है, VSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना। इसका मुख्यालय इसका भी दिल्ली है। तो ये भी आप याद रखना। बताओ CISF का स्थापना वर्ष क्या है? तो उसका याद रखना 1969 है। क्या? 1969 है। उसका भी मुख्यालय दिल्ली है, ठीक है ना दोस्त। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ग्रेट वॉल राष्ट्रीय स्मारक कहाँ स्थित है? ग्रेट वॉल राष्ट्रीय स्मारक कहाँ स्थित है? तो याद रखना है यहाँ पे रूस, चीन, अमेरिका में से चीन हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। चीन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। एक आपसे और प्रश्न पूछा जाता है, पिरामिड कौन से देश में पाए जाते हैं, है ना। पिरामिड, तो पिरामिड अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? सॉरी, तो याद रखना भैया मिस्र और उसमें सूडान में पाए जाते हैं। किसमें? मिस्र और सूडान में पाए जाते हैं, ये आप ध्यान रखना पिरामिड अगर आपसे पूछ लिया जाए। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। 49वीं समांतर रेखा किन किन के बीच स्थित है? 49वीं समांतर रेखा जो है वो किन किन के बीच में स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, भारत और पाकिस्तान। तो यहाँ पे सही जवाब आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा हो जाएगा। क्या? बिल्कुल सही जवाब। और देखो ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38वीं समांतर रेखा है। कौन सी? 38वीं समांतर रेखा है, ये भी हम सभी को पता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? तो रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और चीन के बीच में कौन सी है? तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है ना। तो ये सब आपको एकदम से रटे होने चाहिए। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो भैया यहाँ पे देखो आप क्या बताओगे? अभी मैंने समानता का अधिकार आपको बताया था, है ना। अब यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछ लिया गया है। तो याद रखना शोषण के विरुद्ध अगर पूछा जाएगा तो तुरंत बताओगे भैया आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। 24 में आपको मैंने कई बार बताया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते, है ना। 16 साल से उम्र के बच्चे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और देखो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो वो याद रखना भैया वो 19 से 22 तक दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। और ये 25 से 28 तक आपके धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है ना। तो ये भी आपको पता है। और देखो एक दिया जाता है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, है ना। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो है वो आर्टिकल के 29 से 30 तक दिया गया है। आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो ये सब आपको एकदम से रटे होने चाहिए। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो काफ़ी देर हो गई है और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप मोटिवेट रहें, ठीक है ना। जैसे मैंने एक बार आपसे कहा था कि अपनी मेहनत पर इतना यकीन तो होना चाहिए कि उड़ान देर से ही सही पर सबसे ऊंची होगी। उड़ान देर से ही सही पर सबसे ऊंची होगी, है ना। तो फिर बिल्कुल दोस्त। और यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है? तो इसका आप जवाब करिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब हमारा जो है वो अजीत डोभाल जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक मैं आपको बताऊं, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन हो गया, यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अनीस साहा भी याद रखना, ये पता है आपको, ये फिक्की के अध्यक्ष हैं। किसके? फिक्की के अध्यक्ष। तो फिक्की के अध्यक्ष को भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। अरब सागर की रानी किस शहर को कहा जाता है? अरब सागर की रानी किस शहर को कहा जाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना यहाँ पे जो सही जवाब है वो आपका कोच्चि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। मुंबई को क्या बोलते हैं? मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी बोलते हैं, है ना। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी बोलते हैं। दिल्ली को रेलियों का शहर बोलते हैं, रेलियों का शहर, है ना। रेलियों का शहर, भाई यहाँ रेलियाँ वगैरह होती रहती हैं, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ये आपको पूरा बताना है, ठीक है ना। सर्वेक्षण की स्थापना यहाँ पे पूछा है ना, तुरंत बता दोगे भैया 1 जून 1981 हो जाएगा हमारा सही जवाब, है ना। 1 जून 1981 बता दोगे। लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो याद रखना भैया देहरादून में है। कहाँ है?
देहरादून में है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। और देखो यहाँ पे दिया गया है फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है, त्रिपुरा, केरल या उत्तराखंड। तो भैया फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, और केरल में मसालों का बगीचा स्थित है ना, मसालों का बगीचा बोल सकते हैं, मसालों का बगीचा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मसाला है और रबड़ भी पाया जाता है ना, रबड़ भी पाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो आज मुझे ना चेतन भैया का नाम याद आ गया, चेतन भैया है ना, अपना खंडवा चेतन। चेतन भैया ने कहा था एक लाइन सुनाना। चलो आज मैं आपको ना अपने अपने जो मेरे दिमाग में अचानक आ गया, मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ। कहते हैं ना कि सिर्फ शब्दों से ना करना किसी के वजूद की पहचान, शायद हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना समझता और महसूस करता है। तो बिल्कुल दोस्त कभी भी किसी के कहते हैं ना किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, ठीक है ना, किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और यहाँ पे दिया है कि महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने कराया था। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का जो निर्माण है वो किसने करवाया था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, याद रखना नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। किसने, नरसिंह वर्मन प्रथम। रथ मंदिर भी बोलते हैं, है ना, रथ मंदिर। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे आपका 40 क्वेश्चन होने जा रहे हैं। आपका स्कोर क्या हुआ है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और टोटल आपके 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, इसलिए अभी क्लास को छोड़ के बीच में नहीं जाना है। देखो यहाँ पे दिया है राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है। राइडर शब्द देखो यहाँ पे पता एक गड़बड़ हो जाता है, एक राइडर होता है और एक रेडर शब्द होता है। कौन सा, रेडर शब्द। तो राइडर शब्द और रेडर शब्द, राइडर शब्द अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना भैया ये गोल्फ से संबंधित है। किससे, गोल्फ से। राइडर का मतलब क्या होता है भाई, घोड़े पे या साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे बैठ के जो राइडिंग करते हैं, चलाते हैं, है ना। तो ऐसे आप याद रखना। इसमें पता एक राइडर कप भी होता है, राइडर कप भी होता है, राइडर कप ये भी आपका गोल्फ में ही दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन रेडर शब्द जो है ये कबड्डी से संबंधित है। रेडर शब्द जो है ये कबड्डी से संबंधित है। और क्रिकेट से तो मैंने आपको बताया था चाइना मैन, गली, और क्या था, चाइना मैन, गली, और क्या गुगली शब्द है ना, गुगली शब्द, ये सब मैंने आपको क्रिकेट से बताए थे। तो ये भी आप ध्यान में रखना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऑपरेशन उपलब्ध संबंधित है भैया, ये मैंने आपको कल करवाया था, ये HW है, ठीक है ना। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मुझे भी तो पता लगना चाहिए कि आप कितने ऑपरेशन उपलब्ध जो है ये मैंने आपको कल बताया था, और मुझे ये चीज़ पता होना चाहिए कि आप कितना बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और इसका आंसर करना है आपको, ठीक है ना। और देखो यहाँ दिया है मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है ऑप्शोमीटर, कार्ब्यूमीटर या मीलोग्राफ। तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये सभी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। पेरिस जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो पेरिस भैया सीन, टाइबर, नील, लगाओ सही जवाब। तो बिल्कुल ये गलत नहीं होना चाहिए और किसी का गलत हुआ भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो गया, क्या, सीन, है ना। टाइबर के किनारे कौन सा स्थित है, टाइबर जो है इसके किनारे रोम स्थित है ना, इटली, रोम। तो रोम जो है टाइबर। नील के किनारे एक तो वो है काहिरा है, और खारतून है, खारतून। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है ना, खारतून और काहिरा। नील की जो लंबाई है 6650 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। 6000 सबसे लंबी नदी है ये नील। तो ये इसलिए आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ पे दिया है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे 3 जनवरी, 20 जून या 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल आपका 22 दिसंबर सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। यूक्रेन की राजधानी क्या है। यूक्रेन की राजधानी रोम, ऑस्लो या कंपाला। तो भैया मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपने जो भी लगाया हो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो यूक्रेन की राजधानी है वो है कीव। और ये पता क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन का वो चल रहा है ना, युद्ध। और रूस की जो राजधानी है वो क्या है, वो क्या मॉस्को है क्या, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा रोम बताओ, यहाँ पे जो रोम दिया है ये किसकी राजधानी है। तो मैंने अभी आपको बताया था इटली, है ना, इटली अभी मैंने आपको बताया था ना। ओस्लो बताओ, ओस्लो, ओस्लो किसकी है। तो याद रखना भैया ये नॉर्वे की राजधानी है। किसकी, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, है ना। और ये जो कंपाला दे रखा है,
कंपाला किसकी राजधानी है? तो याद रखना भैया ये युगांडा की राजधानी है। किसकी? युगांडा की राजधानी कंपाला हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हैंडबॉल खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? मैंने उस दिन आपको लगभग 10 खेलों के मैदानों के नाम बताए थे, है ना। अब यहाँ पे वो मैंने बताया था, क्या बताया था, डायमंड किस खेल के मैदान को कहते हैं? डायमंड। ये अगर आपको याद है तो आप बताना। और हैंडबॉल खेल के मैदान को क्या कहते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे सही जवाब? तो याद रखना भैया कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्ट। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो। इसकी लंबाई चौड़ाई आपको पता है? देखो 40 मीटर तो ये लंबा होता है ना, लेंथ होती है। और इसका जो 20 मीटर है, 20 मीटर बोल सकते हैं चौड़ाई होती है ना। चौड़ाई जो है वो 20 मीटर होती है। तो इसका ये एरिया भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद होते हैं? XX, XY या YY? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद होते हैं? तो याद रखना भाई X और Y, ठीक है ना। महिलाओं में सिर्फ X होते हैं, है ना। महिलाओं में सिर्फ XX होते हैं और पुरुषों में XY दोनों होते हैं। और जो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 40। और जोड़े में अगर बात करेंगे तो 22 जोड़े होते हैं, है ना। ये सब हम पहले कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये अब सब आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो क्या होगा? अनुच्छेद 52, 61 या 63? तो यहाँ पे अनुच्छेद 63 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 63 क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। इनका जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? शायद अमेरिका से लिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि एक हमारे राष्ट्रपति जी होंगे, है ना। राष्ट्रपति जी का जो पद है वो अनुच्छेद 52 में दिया गया है। और महाभियोग की कार्रवाई जो है वो 61 में दी गई है राष्ट्रपति जी पे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया गया है पाक खाड़ी अवस्थित है। ये तो हम लोग कर चुके हैं, है ना। मैंने उस दिन बहुत अच्छे से कहा था कि ऐसा मत करना पाक का नाम देख के भारत पाक लगा दो, भारत और श्रीलंका लगाना है। ऑप्शन बी लगाना है, जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ दिया है दीफू दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? दीफू दर्रा जो है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ पे सही जवाब हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सिक्किम या हिमाचल लगाने वालों, भैया हिमाचल में याद रखना आपका सिपकीला दर्रा होता है, रोहतांग दर्रा होता है, और वो है बाड़ा राचर दर्रा। बाड़ा राचर दर्रा आपका हिमाचल में है। सिक्किम में कौन सा दर्रा है ये आप क्या करेंगे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मैं चाहता हूं कि यार थोड़ा सा यार सपोर्ट कर दो, क्लास को शेयर कर देना। मैंने एक बार भी बीच में नहीं कहा कि भैया जो भी मेरे साथ नए जुड़े हो आप क्लास को लाइक कर दो या सब्सक्राइब कर लो या शेयर कर दो। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट है मेरी कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और थोड़ा सा हो सके तो शेयर कर देना। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। और आपको अब SSC GD की GS और हिंदी की भी क्लास मिलेगी। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।